रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट आ चुका है और इसने मार्केट को क्या कैसे सरप्राइज़ किया है और इसका न्यूज़ क्या है वो हम सब यहाँ पे देख लेंगे और एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि यहाँ पे बाई का अपॉर्चुनिटी आया कि नहीं आया। चलिए, पहले अगर हम लोग इसका न्यूज़ देखें तो न्यूज़ में यहाँ पे क्या कह रहा है। तो यहाँ पे 5 घंटे पहले रॉयटर्स ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट डिक्लाइन्स 1.80% इन द मार्च 24 क्वार्टर, ठीक है। ऐसे 6 घंटे पहले रॉयटर्स ने फिर से बताया कि अंबानी जियो सिनेमा कट सब्सक्रिप्शन प्राइस एज इंडियन स्ट्रीमिंग वॉर हिट्स अप, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए अंबानी का जियो सिनेमा ने जो किया है, सब्सक्रिप्शन प्राइस जो रखा है वो कट किया है, मतलब प्राइस को लो किया है। 7 घंटे पहले एमटी न्यूज़ वार्स ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कंप्लीट्स एक्विजिशन ऑफ 2 सोलर पावर एसपीवीज। तो ये एक अच्छी खबर यहाँ पे है कि इसने जो है 2 सोलर पावर जो है एक्वायर किया है। ये था न्यूज़। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट जो आया था मार्च 24 क्वार्टर का, वो रिज़ल्ट यहाँ पे कैसा रहा, मार्केट को क्या कैसे इसने सरप्राइज़ किया, ठीक है? तो वो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका जो मार्च 24 क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया वो मंडे 22 अप्रैल 24 को आया और अर्निंग के केस में इसने 4.24% नेगेटिवली मार्केट को सरप्राइज़ किया। ऐसे ही रेवेन्यू के केस में इसने 1.58% पॉजिटिव सरप्राइज़ किया और ओवरऑल अगर देखें तो इसने मार्केट को नेगेटिव सरप्राइज़ किया। बट मैं यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे ये नेगेटिव होते हुए भी इसका प्राइस जो है पॉजिटिवली अपवर्ड जा रहा था। कैसे पता चला? आप यहाँ पे पीछे देखिए तो 5.64 और 3.55 नेगेटिव था, वो होते हुए भी प्राइस जो है इसका किस हिसाब से यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही इससे भी पीछे अगर हम लोग जाएँ तो फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं कि नेगेटिव था बट वहाँ से प्राइस इंक्रीज़ हुआ था। तो मेरे ख़्याल से पिछले 2 क्वार्टर्स को देखते हुए जो कि नेगेटिव था, अब भी नेगेटिव है, मुझे नहीं लगता है कि ये फर्दर डाउन जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बात भी करूँगा वो क्यों नहीं लगता है और आगे चर्चा हम लोग करते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेक्निकल का मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, फिर हम लोग जाएँगे फंडामेंटल में और एफआईआई, डीआईआई प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, वो भी देखेंगे। बट वो सब एनालिसिस करने से पहले रिक्वेस्ट एक ही है कि अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। कुछ सुझाव हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे जाएँ तो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा होगा कि ये जो था ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो एक अच्छा खासा वो बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे आ सकती है। अब यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे क्या इसको अभी बाय करके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कि अगर आप अभी यहाँ पे बाई करके चलना चाहें तो चल सकते हैं, अगर वेट करना हो तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है जो कि 10 ईएमए है मंथली टाइम फ्रेम पे, अगर यहाँ पे आके अगर रिजेक्शन करके बुलिश कैंडल बनाता है तो ऑफ कोर्स वो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। लेकिन अगर अभी बाई करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस मंथली टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 25-35, यानी 2535 के हिसाब से, यानी 2500 रुपये मान के चलिए आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। और आपका टारगेट अब क्या होना चाहिए? देखिए, टारगेट यहाँ पे कहा नहीं जा सकता है, आप क्या करिए, सिर्फ 10 ईएमए को राइड करिए। जब तक 10 ईएमए के ऊपर ये चलता रहा तब तक आप यहाँ पे इसको राइड करेंगे और 10 ईएमए के नीचे जैसे ही इसने क्लोज किया मंथली टाइम फ्रेम पे, आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। अब अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ध्यान से देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है, वो भी एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है? वीकली टाइम फ्रेम पे एक बड़ा-सा रेड कैंडल बना था और उसके ऊपर अभी जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल्स बन गए हैं, लेकिन वो उसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पाए हैं। यानी मैं बात किसका कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ये जो बड़ा-सा कैंडल बना था, जो गिरा था, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ और इसके ऊपर अभी तक ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। तो जब भी ऐसे इनसाइड कैंडल्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और वहाँ से एक अगर ब्रेकआउट मिल जाता है, ठीक है, जैसे कि
अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 10 ईएमए वीकली वाला है उसके नीचे भी क्लोज नहीं हो रहा है, और जो कैंडल रेड बना था उसके ऊपर भी क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो अगर नेक्स्ट वीक या उससे भी नेक्स्ट वीक में अगर इसके ऊपर क्लोज होता है, तो ऑफ कोर्स वो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है? तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे बाय करना है, और बाय करने के बाद आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, वो बता देता हूँ। तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए बाय करने के बाद, वो आपका कहीं न कहीं 2800 आपका जो है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टारगेट आपका क्या होना चाहिए? टारगेट जब तक ये 10 ईएमए के ऊपर राइट करेगा तब तक हम भी यहाँ पे राइट करेंगे, और अगर उससे नीचे क्लोज हो जाता है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे हम लोग वहाँ से एग्जिट कर लेंगे। तीसरा, अब डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं, और डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के लिए मैं सबसे पहले जो भी यहाँ पे लाइंस ड्रॉ किया था उसको मैं इरेज करता हूँ, और यहाँ पे मैं आपसे बात करता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है यहाँ पे रेड लाइन जो है वो 50 SMA उसको कहा जाता है, और ये 50 SMA के अभी नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे तब तक बाई नहीं करना है जब तक ये 50 SMA के ऊपर क्लोज ना कर दे। यानी कि अब आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जब भी होगा, वहाँ पे क्या होना चाहिए कि अगर क्लोज 50 SMA के ऊपर होता है, यानी 50 SMA के ऊपर क्लोज होने का मतलब क्या? अगर ये क्लोज 2938 बोल रहा है, तो मान के चलिए 2900 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है डेली टाइम फ्रेम पे, और वो ग्रीन सिग्नल देता है, तब फिर वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। तो वहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 2829 बोल रहा है, आप 2800 स्टॉप लॉस आप रख के चलिए, और राइट करना है आपको यहाँ पे जो 50 SMA है उसके ऊपर राइट करना है। जब तक इसके ऊपर क्लोज होता रहेगा तब तक हम लोग राइट करेंगे, और अगर 50 SMA के नीचे क्लोज हो गया तो हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे, एग्जिट कर लेंगे। ध्यान रहे, ये डे टाइम फ्रेम पे तभी आपको यहाँ पे बाई करना है जब इसके 50 SMA के ऊपर क्लोज हो जाए। अब मान लीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इसके नीचे नीचे क्लोज होता हुआ गया, तो फिर डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको इग्नोर करेंगे और यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये था, हम लोगों ने मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम पे हमने इसको एनालिसिस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे, और फंडामेंटल्स देख लेते हैं। इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो मार्च 24 का आया है वो कैसा है वो भी देख लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ऑफ कोर्स ये निफ्टी 50 का मतलब लीडर है, वन में आता है, और करंट प्राइस इसका 2921 है। हाई लो इसने 3025 और 2169 इसने लगाया है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे नीचे ध्यान से देखें तो ऑफ कोर्स ये अपने ये जो 50 SMA है उसको, ठीक है, रेस्पेक्ट करता जा रहा है, ठीक है, उसको रेस्पेक्ट कर रहा है। ऐसे ही 3 इयर्स में देखिए तो यहाँ पे भी आपको, ठीक है, सेम वही दिखेगा कि ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। नीचे प्रोस में अगर देखें तो कंपनी ने अपना डेट जो है वो रिड्यूस किया है, और कॉन्स में एक ही है कि ये इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 8.71% है पिछले 3 सालों में। पेयर कंपैरिजन भी करें तो रिफाइनरीज में ये आता है, इंडस्ट्रियल रिफाइनरीज है, और ये, ठीक है, लीडर है, रैंक 1 में आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए अब क्वार्टरली रिजल्ट की हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम लोग दिसंबर 23 और मार्च 24 का अगर रिजल्ट को एनालिसिस करें तो फिर सेल्स इसका दिसंबर 2023 में 225,086 था, और अभी जो है 236,533 हो गए, यानी ये इंक्रीज हुआ है। इन द सेम वे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 406,566 से 42516 हो गया, ये भी इंक्रीज हुआ है। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25,986 से 27,820, ये भी इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 19,641 से 21,243, ये भी इंक्रीज हुआ है। और मेरे ख्याल से इसका जो EPS है वो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। ऑल टाइम हाई पे ये नहीं चल रहा है क्योंकि ये मार्च 2023 में इसका 28.53 था, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे क्यू बेसिस पे तो अच्छा रिजल्ट आया, वाई बेसिस पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो सेल्स इसका मार्च 23 में जो था वो 212,834 था, और अभी 236,533 हो गया, यानी ये भी इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38,356 से 42,516 इंक्रीज हुआ है। पीबीटी 24,081 से 27,820 इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 21,327 से 21,243, ये इंक्रीज नहीं हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है।
तो सिर्फ नेट प्रॉफिट का खाली यहाँ पे मसला हो गया है, बाकी सब इसका परफॉर्मेंस अच्छा है क्यू और वाई ओ वाई बेसिस पे। अब हम लोग चलते हैं एक बार इसका एफ आई आई, डी आई ए और प्रोमोटर्स देख लेते हैं क्या है। तो अगर हम लोग नीचे यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में ध्यान दें तो इसका प्रोमोटर दिसंबर 2023 में 50.30 थे और अभी मार्च 2024 में 50.31% हो गए, यानी 0.01% से प्रोमोटर्स इंक्रीज हुए हैं। जब प्रोमोटर्स इंक्रीज होते हैं तो भरोसा कंपनी के ऊपर बढ़ जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। एफआईआई जो है 22.13 से 22.06 स्लाइटली डिक्रीज किया है। टीआईए 16.59 से 16.98 टीआईए ने इंक्रीज किया है। गवर्नमेंट 0.18 से 0.19 गवर्नमेंट का भी भरोसा बढ़ा है, इसने भी बढ़ाया है। पब्लिक 10.80 से 10.46 पब्लिक यहाँ पे पीछे आ गए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो एफ आई आई, डी आई आई, प्रोमोटर्स, ठीक है, सबका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अपना फंडामेंटल यहाँ पे बहुत अच्छा है रिलायंस का, और मेरे ख्याल से इसमें जो टेक्निकल्स है वो टेक्निकल्स भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैटर्न बन चुका है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको किस तरह से यहाँ पे ट्रीट करेंगे। अब जिन्होंने यहाँ पे ले रखा है वो होल्ड करके चलिए, और जिन्होंने नहीं ले रखा है, जो जिस हिसाब से यहाँ पे बाई टारगेट और स्टॉप लॉस मैंने बताया, उस हिसाब से आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको वहाँ पे स्ट्रिक्टली निकलना होगा। ये राम भरोसे नहीं बैठना है कि हो सकता है प्राइस ऊपर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको वहाँ पे निकलना पड़ेगा। और एक बात और यहाँ पे मैं बता दूँ, मैं कुछ से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ मेरा खुद का होता है, और मैं वही एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको डिसीजन लेने में मदद हो। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि अपने पोर्टफोलियो को आपको डाइवर्सिफ़ाई करके चलना पड़ेगा, अपने रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे किसी के कॉल्स, टिप्स, रिकमेंडेशन में भरोसा कभी भी नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि पैसा आपका है। तो यहाँ पे प्रॉफ़िट और रिस्क जो होगा वो आपका ही होगा। तो ये था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कंप्लीट एनालिसिस। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप छूट गए हैं, ठीक है, ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, तो फिर वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम पे आप इसको ट्रैक करिएगा। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।